वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स। और जैसा कि मैंने बोल चुका है कि सेट्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये चैप्टर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम चैप्टर 2 भी नहीं पढ़ पाओगे, जो कि तुम्हारा सेकेंड चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर हमारा सेट्स, वो दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एक नया एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेट्स क्या होता है। बच्चा, सेट का दूसरा नाम अगर हम लोग बोले कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है ना, कलेक्शन करना यानी कि कलेक्ट करना, तो ये जरा सा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुमको कोई बोले कि सेट्स क्या होता है तो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि कलेक्शन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो तुम लोग का दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो क्या हर एक कलेक्शन सेट होता है? कलेक्शन का मतलब ध्यान देना, ध्यान देना, कलेक्ट करना बच्चा, कलेक्ट करना। कोई भी चीज को लो, कोई भी चीज को लो, एक कलेक्ट करके एक जगह में रख दिए, वही हो गया तुम्हारा कलेक्शन। और वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या हर तरीके के कलेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं? तो जवाब आना चाहिए नहीं। ठीक है ना, नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के कलेक्शन को सेट बोलते हैं और इस चैप्टर पे क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर पे ध्यान देते रहना। ठीक है, तो एक बात बता रहे हैं, सबसे पहले डिफिनेशन पे ध्यान दो। डिफिनेशन में लिखा गया है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना बच्चा, वेल डिफाइंड क्या होता है, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वर्ड है, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या होता है? जो सबके नजर में एक ही हो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। यानी कि अगर हम बोले कुत्ता को लेकर के आए और हम ये बोले कि ये जानवर का नाम कुत्ता है, तो वो दुनिया के हर कोने इंसान के लिए कुत्ता ही होगा। इसको इंग्लिश में डॉग बोलेंगे वो अलग बात है, मतलब वो कुत्ता कुत्ता ही होगा, वो बिल्ली नहीं बन सकता। यानी कि वो जो कुत्ता है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, यानी कि पर्सनल व्यू पे बात नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, वही होता है वेल डिफाइंड। जैसे कि अगर हम तुमको बोले वेल डिफाइंड मतलब यही चीज कि जो सबके नजर में सेम हो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर हम तुमको ये बोले कि चलो एग्जाम्पल पे बात करते हैं, डिफिनेशन में बाद में आएंगे। ठीक है ना, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो सुनो। अगर हम ये तुमको जरा सा बोल दिए कि बच्चा ये बताओ कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट में कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं या क्या क्या होगा अल्फाबेट, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसमें आएगा हमारा ए बी सी एंड सो ऑन करते करते हमारा आएगा एक्स वाई जेड। तो ये क्या दूसरे पर्सन के लिए ए बी सी अलग हो जाएगा? नहीं ना, यानी कि हर एक पर्सन के लिए ये अल्फाबेट होगा। ठीक है ना, यही अल्फाबेट होगा। अगर हम तुमको बोले कि बच्चा वोवेल्स के बारे में बताओ कि वोवेल्स क्या क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? वोवेल्स सर ये होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो वोवेल्स बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब के लिए एक ही हुआ ना, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। यानी कि सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए एक होना चाहिए, किसी अलग अलग बात करने पर वो अलग अलग जवाब नहीं आना चाहिए। तो चलो एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लो अगर हम तुमको बोले कि 3 डेंजरस एनिमल का नाम बताओ, 3 डेंजरस एनिमल का नाम बताओ, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या वेल डिफाइंड है या नहीं। तो एक बात बताना, हम 3 डेंजरस एनिमल का नाम बताएं। एक लड़का आया बहादुर सा, लड़का बोला कि 3 डेंजर का एनिमल का नाम क्या है, तो फटाक से ने बोल देगा लायन, उसके बाद बोल देगा टाइगर, और उसके बाद हाँ उसके बाद चलो वो बोल दिया एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, तो एक दूसरा लड़का आया, वो बोलेगा कि नहीं एलिफेंट क्या बोलते हैं, डेंजरस एनिमल नहीं है, वो बोलेगा लायन टाइगर, और एलिफेंट के जगह में वो क्या बोल देगा, हाइना बोल देगा, हाइना, क्योंकि उसके नजर में हाइना डेंजरस एनिमल है। लेकिन एक लड़की आई, लड़की बोलेगी नहीं भैया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डेंजरस नहीं है, वो बोल देगी छिपकली,
वो छिपकली बोल देगी कि छिपकली यानी कि लिजार्ड, वो बोल देगी वही मेरे लिए डेंजरस है, वो बोल देगी तेल चट्टा मेरे लिए डेंजरस है, वो बोल देगी मेरे लिए मकड़ी डेंजरस है। यानी कि वो ऐसा ऐसा 3 जानवर का नाम बताएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी एनिमल का नाम बताएगी जो उसके नजर में डेंजरस है। यानी कि प्रत्येक एनिमल, प्रत्येक पर्सन के लिए जो डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग हो गया। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यानी कि यही बात हम बोलना चाहें, अगर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग जवाब आ जाए तो उसको वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। तो तुम बोलोगे कि सर हम क्या बार बार ये सोचेंगे? अरे बच्चा, डायरेक्ट बात, अगर अलग अलग इंसान कब सोचता है? जब उसका मन का फीलिंग आए। मेरा मन का फीलिंग है कि लायन ही डेंजरस एनिमल है, लड़की का मन का फीलिंग ही है कि वो मकड़ी को ही डेंजरस एनिमल बोला। तो यानी कि जिसमें मन का फीलिंग आ जाए वही तुम्हारा कलेक्शन नहीं होगा, वो कलेक्ट हम नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें तुम्हारा पर्सनल व्यू या तुम्हारा फीलिंग नहीं आए, वो सबके लिए सेम हो, वो तुम्हारा क्या होगा? कलेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यही बात हो गया। वेल डिफाइन यही कहता है जो हर एक पर्सन के लिए सेम हो। और दूसरा बात, अभी ये एग्जाम्पल चल रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, तो अभी बस समझते जाना है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया, हट गया, ये हट गया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आगे लिखने का तरीका। सेट अभी तक तो ये क्लियर है ना? ठीक है, और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, तुमको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाना, पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलो आगे बात करते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा तुमको। ये वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का साफ साफ मतलब हो रहा है कि जिसको अपना व्यू पे काम नहीं चले, वो जो सबके लिए सेम हो। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चा अलग अलग, अलग अलग। जैसे में हम 3 डेंजरस एनिमल ABCD बोले थे, तो ABCD अलग अलग है, यानी कि ए को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी डाटा को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड हो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मतलब जिस पर्पस से हम पूछा जाए उस पर्पस के लिए अलग अलग हो। तो सबसे पहला ये तो तुम जान गए। तो लिखने का तरीका बच्चा, लिखने का तरीका में बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी जो सेट होता है ना, उसको कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो जो ABCD ये हम लिखे हैं, ABCD जो लिखे हैं वो अल्फाबेट है, और अल्फाबेट के लिए कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। जो कैपिटल लेटर में चलो हम A मान लिए, ठीक है। ये वॉवेल्स के लिए लिखना था, तो वॉवेल्स के लिए क्या माने हम? V मान लिए। और एक बात और, सेट को लिखने में हमेशा कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस का यूज करते हैं, इसी से हम कवर करते हैं। ठीक है, ब्रेसेस बोलो या तो फिर कर्ली ब्रैकेट बोलो, तो ये ही चीज से हम लिखते हैं बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कैपिटल लेटर यूज करेंगे सेट को डिनोट करने के लिए, कैपिटल लेटर चाहे कोई भी कैपिटल लेटर हो। और तुम्हारे पास यहाँ पे हम ऑलरेडी दे चुके हैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट के नाम, जो कि नंबर्स पे है। कौन कौन सा? एन, ये तुम्हारा एन है। एन का मतलब हमेशा डिनोट करेगा नेचुरल नंबर से, और तुमको पता है नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 होता है ना? तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 1 2 3 4, ये तुम्हारा आ गया 1 2 3 4। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर एन डिनोट होता है। हम बता रहे हैं, ये याद रखना है तुमको, एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डब्लू का क्या मतलब होता है? डब्लू का मतलब क्या होता है? डब्लू का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है ना? डब्लू का मतलब होता है होल नंबर, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा? होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि होल नंबर के लिए डब्ल्यू। उसी टाइप तुमको याद करना है जेड का मतलब इंटीजर, तुमको सबको पता है इंटीजर मेरा पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और जीरो भी होते हैं। रेशनल नंबर तुम लोग स्पेशली चैप्टर 9 में पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े हो। रेशनल नंबर यानी कि जो P/Q का फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो रेशनल नंबर के लिए Q डिनोट करते हैं, और रियल नंबर के लिए R। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए C डिनोट करते, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कलेक्शन का
डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम बात किए कि वो क्या क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। उसके बाद हम लोग बात की कि उसको हम ब्रेसेस में लिखते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में बात की, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस पे बात करें। टाइप्स अभी छोड़ो, लिखने का तरीका भी छोड़ो, अभी हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस लाते हैं हम लोग, और ये बात करते हैं कि क्या वो हम लोग सेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान देना एक बात, क्वेश्चन बनाने में फर्स्ट क्लास है तुम्हारा, डरो मत। अभी क्लास को पैशेंसली देखो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट पे बताना बाबू। हम बोल रहे हैं पीडीएफ तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, फॉलो कर लेना। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करना। हम 11th पूरा एक एक वीडियो बनाएंगे, जरा सा भी दिक्कत हो रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि हार मत मानना, हार मानोगे हार जाओगे, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। बस यही दिमाग रखना, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। क्लियरली ये तुम लोग दिमाग में रखना कि जिसमें तुम्हारा व्यू ना पूछा जाए, तुम्हारा व्यू ना पूछा जाए, और जिसको कलेक्ट कर दिया जाए उसी को बोलेंगे क्या, सेट्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर बोला जा रहा है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ जे, यानी कि मंथ का करना है और जो क्या चीज से स्टार्ट हो, जे से स्टार्ट हो। एक बात बताइए सर, मंथ के लिए चलो हम अभी जस्ट बात किए, कैपिटल लेटर यूज कर दिए एम, ठीक है ना, एम लेटर यूज कर दिए। अब हमको एक बात बताओ, मंथ के लिए लिखने वाले हैं, मंथ के लिए लिखने वाले फर्स्ट नंबर के लिए ये पहला फर्स्ट का आंसर है। तो बताना बच्चा, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, ऑल मंथ का कलेक्शन चाहिए ना, स्टार्टिंग विथ जे, जे से होना चाहिए। तो सबसे पहला तो जनवरी हो गया, उसके बाद जनवरी के बाद हो गया फरवरी, नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो गया बच्चा, जून एंड जुलाई। अब एक बात बताओ, इसमें हम अपना दिमाग लगाएं नहीं ना, जो सच है वही सच है। तो जनवरी, जून एंड जुलाई, दैट्स योर आंसर, खत्म। इतना इजी बना ना। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ये सेट है, यानी कि ये सेट हो गया, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, क्या बोला, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। जैसे यहां बात आया 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो एक बात बताइए, एक बंदा जो 50 साल पहले जन्मा था वो अपने अनुसार टैलेंटेड राइटर का नाम बोलेगा। एक बंदा जो 50 साल बाद जन्म लेगा उसके लिए नया नया राइटर कुछ होंगे, यानी कि सिंगर बोलो, राइटर बोलो, तो इस सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जिसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, टैलेंटेड राइटर कहाँ से, अगर हम बोले चेतन भगत, मेरे लिए अच्छा है कि चेतन भगत, प्रेमचंद, कल जाकर के एक 50 साल का बंदा आएगा वो बोलेगा नहीं प्रेमचंद से अच्छा है राजा दलेल सिंह भी बहुत अच्छा लिखता था। फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि नहीं चीनी यात्री फयान भी बहुत अच्छा लिखता था। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना। तो इसी कारण से सेकेंड जो चैप्टर है, सॉरी सेकेंड जो क्वेश्चन है वह मेरा सेट नहीं होगा, फर्स्ट वाला सेट तो हो गया, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दिमाग लगा सोच, चलो तुम सोच के बताओ, बैट्समैन, सॉरी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोला, अरे बच्चा तुम्हारे लिए पूछ रहा है ना, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तुम कुछ और बोलोगे, तुम बोलोगे धोनी, कल जाकर के एक लड़का बोलेगा नहीं मेरे लिए तो विराट कोहली है। तो अलग अलग हो गया, जहां अलग अलग हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो सेट नहीं होगा। हम बोले ना, अपना जिसमें तुम्हारा फीलिंग आ जाए वो तुम्हारा सेट होगा ही नहीं। जिसमें तुम्हारा फीलिंग नहीं आए, जिसमें तुम्हारा ओपिनियन नहीं हो, वही तुम्हारा सेट होगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बात करते हैं ना। क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे क्लास में जितना भी लड़के हैं सबका कलेक्शन करना है, सबको कलेक्ट करना है। मान लो तुम्हारे क्लास में 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 50 बॉयज, तो क्या 50 लड़कों को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली 50 को कलेक्ट कर लोगे। सबका नाम लिख करके, सबका नाम लिख करके कलेक्ट कर लोगे, यानी कि वो तुम्हारा सेट बन गया। लेकिन अगर सब लड़के बोल दिए, लेकिन अगर वो बोल देता ना कि हैंडसम हैंडसम बॉयज के बारे में कलेक्ट करना, तो देखो
मेरे नजर में कुछ और हैंडसम होगा, किसी और के लिए कुछ और। तो यानी कि जहां मेरा फीलिंग आ गया हैंडसम को लेकर के, तो वो सेट नहीं होगा, पर सबको कलेक्ट करने बोल दिया, यानी कि वो तुम्हारा सेट। इजी, इजी है ना। तो बस इसी को बनाए रखना कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहे या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए, तो वो तुम्हारा सेट नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ 100 से जो कम रहेगा क्या वो नेचुरल नंबर है? बताओ, सीधी सीधी बात है। हाँ, 1 से लेकर के 99 तक, 1 to 99 नेचुरल नंबर सबके लिए ही। 100 से कम तो वही होगा ना। हाँ, पूरा लिखने बोल दिया है, ठीक है ना। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान देना। बोला है कि राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी लिखा गया है नॉवेल, तो क्या वो सेट है? डेफिनेटली हाँ है। क्योंकि जब हम 5 बेस्ट या 5 बेस्ट या 2 बेस्ट या 10 बेस्ट बोलता ना, तो हम वो सेट नहीं बनाते। पर यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का वो बेस्ट राइटर होगा, मतलब सॉरी, बेस्ट नॉवेल भी नहीं पूछा है, वो बस बोला कलेक्ट। तो डेफिनेटली अगर मुंशी प्रेमचंद वैसे लगभग 300 कहानियां लिखे हैं, तो अगर हम 300 को सार सबको कलेक्ट कर ले, तो यानी कि वो कलेक्शन हो गया, यानी कि वो क्या बन गया? सेट बन गया। लेकिन अगर इसमें बोल देता ना बेस्ट, बेस्ट वर्ड यूज कर देता, तो या बेस्ट बोले या लेंदी बोले, कुछ भी बोले, तो यानी कि ये तुम्हारा फीलिंग पूछ लिया, और जहां फीलिंग पूछता वो सेट नहीं होता, पर ये सेट है। लास्ट में बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा, इवन इंटीजर्स को बोला जा रहा है। इवन इंटीजर क्या क्या होता है बच्चा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो क्या ये सेट है? तो हाँ, ये सेट है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे ना, तो इन्फिनाइट सेट जिसका कोई गिनती नहीं गिन सके, पर वो एक प्रकार से कलेक्ट होता जाएगा, तो वो भी सेट कहलाता है। ठीक है, वो भी सेट कहलाता है। ये दिमाग में रखना, चाहे इन्फिनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, हम जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तब वो चीज आएगा। पर अभी ये चीज सीखो कि हम सेट किसको बोलेंगे किसको नहीं। तो इससे अभी तक इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और क्वेश्चन हम लेंगे बाद में लेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो आते जाएगा ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक किसी को भी डाउट रहे ना, फटाफट क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन पूछना, शर्माना मत, ठीक है ना। और अगर तुम लोग बोलोगे कि सर एक बार और बता दीजिए, तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, और तब भी होगा तो फिर से हम स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। तो कोशिश करते रहना पढ़ाई के लिए, और हो सके तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो तो करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटेस्ट सेट्स। यानी कि हम जब सेट को लिखने के बाद में बात रिप्रेजेंट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक पे बात करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो बच्चा, टॉपिक से हटा करके, मान लो कि तुम्हारा नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। एक बंदा लिखा रमेश, एक बंदा इस प्रकार से लिखा रमेश, और हमको उर्दू तो नहीं आता लिखने, लेकिन अगर कोई उर्दू में लिख दिया रमेश, उर्दू में यहाँ पे कुछ लिख दिया रमेश, ठीक है, तो बताओ क्या तीनों का मतलब अलग अलग होगा क्या? चलो उर्दू वाला हटा दो। क्या तीनों का मतलब अलग अलग होगा क्या? नहीं ना, तीनों का मतलब तो अलग अलग नहीं होगा ना। चाहे रमेश हम इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, रमेश रमेश ही रहेगा। वंस रमेश ऑलवेज रमेश, रमेश रमेश ही रहेगा, पर उसका लिखने का तरीका अलग हो गया, ठीक है ना, लिखने का तरीका अलग हो गया। तो यहाँ पे बात होने वाला है कि लिखने का तरीका में बच्चा, एक बात और हम अभी बताएं कि लिखने का तरीका रमेश बोलते सेट में हमेशा ब्रेसेस का वर्ड यूज करते हैं, और हम लोग कैपिटल लेटर से सेट लिखते हैं। और अभी तक हम लोग बस ये पढ़े हैं कि कौन सेट है या नहीं है, और क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये चीज होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स को लिखते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और यहां से एग्जाम में तुम्हारा आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, अभी जस्ट बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये कवर कर लो कि जब रोस्टर फॉर्म, एक तुम्हारा है रोस्टर फॉर्म जो कि सबसे इजी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये तुम लोग पढ़ लोगे, जैसे लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। सीधा सीधी रोस्टर फॉर्म इजी है बच्चा, सीधा सीधी क्या करना है, ऑल एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, सबके बीच में क्या देना है, कोमा, सबके बीच में क्या देना है, कोमा।
जितना भी एलिमेंट है सबको लिस्ट बना करके कोमा दे देना है और ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इजी इजी हो गया ना। रोस्टर फॉर्म क्या करना है, फिर से रिपीट करो मेरे साथ रिपीट करो कि जितना भी एलिमेंट है सबको सबको कोमा के साथ लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, वो तुम्हारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। इजी, खत्म। लेकिन अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखो बच्चा, हम एक सच डैट, इसको बोलते हैं सच डैट, और यहाँ पे 2 कॉलन यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको सच डैट बोलते हैं, ठीक है, सच डैट। ये इस प्रकार से भी होता है, पर हम लोग ये डाटा यूज नहीं करेंगे, हम लोग कॉलन यूज करेंगे। बुक में ज्यादातर कॉलन ही यूज होता है। सच डैट उसको पढ़ेंगे ही, सच डैट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम साइड में बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, हम लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स, और कुछ भी यहाँ प्रॉपर्टी या कंडीशन कुछ भी लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर कंडीशन कुछ भी लिखेंगे और देंगे ब्रैकेट बंद कर, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या जा रहे थे हम बोलने, हाँ, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी कि यही तुम्हारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। हम अभी क्या बोले, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक सच डैट एक्स, एक सच डैट एक्स, कुछ भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखने के जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रॉपर्टी। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन पे। अभी जब क्वेश्चन में बात करेंगे तभी आएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा गया 2 4 6 8 10, इस प्रकार से लिख दिए ना। हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में, एक बात, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका अलग अलग है, पर दोनों का फीलिंग एक ही होगा, दोनों का डाटा एक ही होगा। यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सच डैट एक्स, एक इस प्रकार से वैल्यू लेना है कि वो क्या हो, इवेन नंबर हो, इवेन नंबर हो। तो मान लो तो इवेन नंबर बोला ना, तो हम क्या लिए, इवेन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। साथ में एक और कंडीशन लिखा गया है, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, वो 2 से बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा कौन कौन होता है बच्चा, 2 4 6 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 10 से या 10 तक या 10 से छोटा, यानी कि 8 और 10। तो ध्यान देखना, ये वाला और ये यहाँ पे, ये दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ, बराबर हुआ ना। तो हम अभी क्या बोले, लिखने का तरीका अलग अलग है, पर दोनों का फीलिंग क्या होगा, सेम होगा। तो चलो हम लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग कुछ रोस्टर फॉर्म लेंगे और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे सेट बिल्डर का और उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहला, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बच्चा, कि राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब अभी हम जस्ट बताएं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक बात बताओ कि जो रोस्टर फॉर्म, किधर गया मेरा पेन, हाँ, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये सब क्वेश्चन किस पे है, देखो यहाँ पे एक सच डैट, यहाँ पे बी में एक सच डैट, एक सच डैट, एक सच डैट, सच डैट लिखा गया, यानी कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो एक सच डैट लिखा गया है ना, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। यानी कि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि ये जो ABCD ये सब है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी हम जस्ट बताएं, तुमको कुछ नहीं करना, बस वो डाटा को लिख के कोमा कोमा दे करके ब्रैकेट बंद करना, ठीक है ना। बस सारे एलिमेंट में तुमको कोमा देना और ब्रैकेट बंद करना। तो चलो आ जाओ फर्स्ट नंबर पे, ए नंबर पे आ जाओ, ए नंबर पे आ जाओ, ए नंबर पे आ जाओ। ए का आंसर, फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, सेट ए कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर रहा है, तो वही सेट से देना, अलग नहीं करना। सच डैट के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज कर दिए, ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी होता है। क्या लिखा गया, एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा एक बात और, इंटीजर बोला तो तुमको दिमाग में आना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में हम साफ साफ बता चुके हैं, इसमें तुम्हारा पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा और जीरो भी आएगा। और ये यहाँ पे हम बताएं, ध्यान देना, इंटीजर जो जेड से डिनोट करते हैं, स्पेशली यहाँ पे देखो -2 -1 भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है और 1 2 भी आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो क्या बोला है, इंटीजर है एंड इंटीजर लेना एंड -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। हम पढ़ेंगे इसको ऐसे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 7। तो -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल्स टू, तो -3 आएगा, इससे बड़ा क्या होगा -2, उसके बाद -1, उसके बाद बड़ा 0, बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 7 से लेस देन बच्चा बोला है, तो 1 2 3 4 5 6। इजी इजी है ना, -3 से लेकर के 7 से कम तक जाकर के रुक गए। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे बच्चा, रोस्टर फॉर्म में सब कुछ लिख करके हम कोमा देते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या बच्चा, फिर से बोला है, देखो नेचुरल नंबर, इसी चलते तो हम ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब क्या होता है हम रिकॉल करवा चुके थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, ध्यान देना, 1 2 3 4 ये सब तुम्हारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो यानी कि 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। वैसे भी ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्या बोला है, लेस देन 6, देखो यहाँ पे लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 से छोटा बोला है तो 6 नहीं आएगा और हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो रियल में बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये हार्ड लग रहा है? अगर तुम सही से पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा, जरा सा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर 2 डिजिट, यहां ध्यान देना, हर एक लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। 2 डिजिट नेचुरल नंबर तो मेरा 0 से स्टार्ट होता है, पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, है ना। 10 से नेचुरल नंबर 2 डिजिट का स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर सच डैट, पूरा पढ़ना है, सच डैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, यानी कि दोनों को नंबर को ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे दोनों को तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है, 8 होना चाहिए। 8 की जगह 7 भी दे देगा, 50 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, हम 8 पे बात कर रहे हैं। दोनों का डिजिट जोड़ने पर 8 होना चाहिए। तो बताना बच्चा 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो बताना तो बाबू, अगर हम यहाँ पे 1 7 लिख दे 17, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर नहीं है? दोनों को ऐड करने के बाद 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 2 6 लिख दें, अब देखो 1 2 हो गया ना, तो 3 लिख दो और एक का घटाते जाओ, 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, 7 1 हो गया और एक लास्ट 8 0। तो ये सब नंबर क्या है, आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा और दोनों का समेशन 8 आ रहा है और सब 2 डिजिट नंबर है। किसी का मन में ये चूर मचा कि सर 08 भी तो 2 डिजिट नंबर है, तो उसको हम ये बोलना चाहेंगे, वेरी गुड, क्या 08 2 डिजिट नंबर है? नहीं, ठीक है ना। तो इसी चलते ये थोड़ा सा समझदारी लेकर के पढ़ना है, ठीक है। डी नंबर क्या बोल रहा है, डी नंबर क्या बोल रहा है, डी नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, डी नंबर ये बोल रहा है एक्स प्राइम नंबर। अच्छा एक बात और, प्राइम नंबर के लिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, चलो तो प्राइम नंबर के लिए बच्चा पी डिनोट होता है, पी मतलब होता है प्राइम नंबर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइम नंबर। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, तुमको पता है प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इस प्रकार से पी, प्राइम नंबर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलो प्राइम नंबर मतलब हम लोग जानते हैं जिसका फैक्टर केवल 2 हो, एक और उसी नंबर से डिवाइड हो। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 का डिवाइजर होना चाहिए, 60 का। तो एक बात बताओ, हम 60 का डिवाइजर निकालते हैं फटाक से साइड में, ठीक है, हम यहाँ पे रफ काम कर रहे हैं। तो 2 30 टाइम्स में गया, ये 15 और ये 3 और यहाँ पे आया 5, तो हम लिख सकते हैं, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यानी कि कौन कौन सा यहाँ नंबर यूज हो रहा है, दो बार यूज हो रहा है। एक बात बता दे रहे हैं, सेट में कोई भी नंबर एक बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है। वो नंबर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर रिपीट नहीं करना है ना, रिपीट नहीं करना। इसलिए डिफिनेशन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखा गया था, एक चीज को रिपीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5, तो ये डी तुम्हारा हो गया 2 3 5, इजी है ना, प्राइम डिवाइजर। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या दिया गया है, ई नंबर दिया गया, ध्यान देना बच्चा, ये अलग क्वेश्चन है ना, चलो यहीं पे बना देते हैं, ई नंबर है, क्या बोला गया वही ब्रैकेट देंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के लिए, अच्छा चलो
ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितना दिया गया है उस सबको बनाते हैं, छोड़ो फ्रेश से पेज बनाते हैं ना। तो हम यहाँ पे ई लिए, ब्रैकेट बंद किए। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है बस उसको ब्रैकेट में लिख दो, यही कहानी खत्म हो जाएगा। कभी भी ऐसा वर्ड दिया ना तो उसको डायरेक्ट एक वर्ड को एक ही बार आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, पर एक लेटर को एक ही बार। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टी यूज करेंगे, उसके बाद आर, जी भी लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, पर हर एक लेटर यूज करना है। तो चलो टी के बाद हम लोग आर यूज किए, उसके बाद आई यूज हुआ है, उसके बाद जी यूज हुआ है, उसके बाद ओ यूज हुआ है, उसके बाद एन यूज हुआ है, उसके बाद ओ यूज हुआ है। तो ओ तो ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, तो फिर से ओ यूज हो गया। उसके बाद एम, हाँ एम यूज हो गया, ई यूज हो गया, टी तो ऑलरेडी यूज कर दिए थे, यहाँ पे आर भी ले लिए थे और ये वाई आया। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस यही सब लेटर है जिसको यूज किया गया है। तो ये सेट बन गया बच्चा। अब बेटर के लिए क्या होगा, यहाँ एफ है तो बेटर के लिए क्या होगा, बी और कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है देख लो, देख के लिखो, बी ई टी आर, बस यही 4 लेटर है तुम्हारा, बी ई टी आर। तो यही तुम्हारा 4 लेटर हो गया करली ब्रैकेट के साथ, और यही तुम्हारा हो गया सेट खत्म। तो एक बात बताओ, जरा सा भी हार्ड है लिखने के लिए, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, हम होमवर्क भी देंगे, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क देंगे, पर आज बस अभी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा रिलैक्स होके, ठीक है ना। आप एक लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो देखो एक बात, ये सारे क्वेश्चन हमारे किस में दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, इसको हमको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर यानी कि सच डाइट के लिए। तो चलो फर्स्ट नंबर के लिए लिखते हैं, फर्स्ट वाले को हम ए नाम दे रहे हैं। 3 6 9 12 दिया गया है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, 3 6 9 12 ये 3 का टेबल नहीं दिख रहा है, इजी है ना, 3 का टेबल है ना, 3 6 9 12। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक सच डाइट एक्स, एक सच डाइट एक्स। हम यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अपना से देना चाहेंगे। देखो बच्चा, लिखने का तरीका बहुत हो सकता है, बहुत तरीका हो सकता है, पर हम इजी तरीका बता रहे हैं कि एक सच डाइट एक्स, एक्स तुम्हारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन, अच्छा चलो वो नहीं, सबसे बराबर एक्स इज इक्वल्स टू 3n हो गया। और जहां पे एन हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जहां पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लिखना नहीं, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एन नेचुरल नंबर लिख दिया था, हम डायरेक्ट बिलोंग्स टू। अच्छा एक बात और, इसको दिमाग में बैठा लो ना, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो वहां से आ रहा है, बिलोंग्स टू यानी कि वो वहीं से आ रहा है, एन बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है ना। एक बिलोंग्स टू एन, एन और जहां पे एन क्या है, एन क्या, नेचुरल नंबर कैपिटल एन, और एन का वैल्यू 4 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बोलिएगा कि सर क्या क्या लिख दिए सर, समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से समझो, अब समझा रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 3n है, बच्चा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से, 4 से छोटा बोल रहा है ना, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही होगा ना। तो चलो 1 रखो, n के जगह में 1 रखो, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब n के जगह में 2 रखो, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। n के जगह में 3 रखो, n के जगह में 3 रखो, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गया। n के जगह में 4 रखो, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो गया। तो तुम ईमानदारी से बताओ, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 9 आया और यहाँ से 12 आया, और यही चीज ना हम यहाँ लिखे, स्क्रीनशॉट ले लो ये कैलकुलेशन का, इसी चीज ना हम लिखे हैं, समझा। यही चीज को हम लिख रहे थे कि जो एन है वह तुम्हारा बिलोंग्स करेगा कैपिटल एन पे, और एन 1 से 4। देखो बाबू अभी स्टार्टिंग है, अभी क्वेश्चन करवाते जाएंगे, यूज टू हो जाओगे तब ये सब इजी लगेगा लिखने में, ठीक है। आते हैं बी नंबर पे, बात करते हैं बी नंबर यानी कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी पे। देखो तो ये 2 4 8 16 12 सबसे 32, सॉरी सबसे पहला बात नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8। तो देखो ये डायरेक्ट इसी प्रकार लिखाएगा। हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या, एक सच डायरेक्ट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 इस प्रकार से जा रहा है ना, जहां पे n कहां तक जाएगा, देखो ये 1 करेंगे तो 2 आता, ये 2 ये 3 करने पर 8 आता, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5
32। तो यानी कि हम 5 तक जाएंगे तो बता देते हैं कि n तुम्हारा बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर पे, और n कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। बस 1 से बड़ा 5 तक, इजी, खत्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू एक बार 1 बैठाएंगे, n की जगह में तो 2 आ जाएगा, अभी जस्ट करके आया ना। 2 का पावर n की जगह में 2 बैठाएंगे तो 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, और इसी प्रकार 32। अब आते हैं थर्ड वाला पे, इसी प्रकार इजी क्वेश्चन है ना। थर्ड वाला पे क्वेश्चन आते हैं, आराम से सोचो, आराम से सोचो। हम सी नाम दे दिए, तो यहाँ पे कैसा नाम लिखाएगा बताना। यहाँ पे क्या लिखा गया, 5, किधर गया, हाँ 5 25 125 625। अगर तुम ईमानदारी से ध्यान दोगे तो इस प्रकार से है, 5 का पावर 5 क्या होता है 5, 5 का पावर 2 क्या होता है 25, 5 का पावर 3 क्या होता है 125, 5 का पावर 4 625। तो ये सब तो तुमको पता होना ही चाहिए, और तब भी धीरे धीरे हो जाएगा कवर, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस बार क्या लिखेंगे, इस बार हम लोग लिखने वाले हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 का पावर n, 5 का पावर n, क्योंकि 5 का मल्टीपल में है। अब कहां तक, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बढ़ेंगे n बिलोंग्स टू n, और जहां पे n क्या होगा, 4 से छोटा 1 से बड़ा, इजी है ना, 4 से छोटा 1 से बड़ा, बस हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर। एक बात और, अगर तुमको कोई क्वेश्चन अपना से देना है बनाने के लिए तो टेलीग्राम में छोड़ो, इंस्टाग्राम में भेज देना, यही चैनल का नाम है, वही से आईडी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम में सर्च करना, भेज देना, देख के रिप्लाई जरूर करेंगे। देखो बच्चा, यहाँ पे दिया गया 2 4 6 8, ये कुछ क्वेश्चन एक दो और देख लो, फिर क्लास खत्म कर देंगे। 2 4 6 8, हम इसको एकदम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये 2 4 6 8 ये 2 का टेबल है। अच्छा छोड़ो ना, 2 का टेबल बोलो, 2n बोलो, या तो फिर डायरेक्ट ये इवेन नंबर है, डायरेक्ट इवेन नंबर है, तो ये तो और इजी हो गया। क्या इजी हो गया, हम डी नाम दे देते हैं, लिख देते हैं x सच दैट x इज इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर, जाओ, और इजी हो गया, इवेन नेचुरल नंबर, खत्म, नेचुरल नंबर खत्म। और मतलब लिखने का तरीका बहुत हो सकता है, इसी प्रकार भी लिख सकते थे, x बराबर 2n, और जहां n तुम्हारा नेचुरल नंबर पे जा रहा था एंड सो ऑन कर देते, लेकिन यहाँ पे हम और शॉर्ट कर दिए। एक बात बताना, हम इसको होमवर्क देते हैं, लिख लेना, हम बस सब कुछ तुमको समझा दे रहे हैं। देखो बच्चा, ये 5 नंबर कुछ इस प्रकार से है, कि 1 का पावर, यहाँ पे 1 का पावर 1 1, 2 का पावर 2 2, 3 का पावर 2 यानी कि 9, 4 का पावर यानी कि 16। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 2 3 बढ़ रहा है ना, सबका पावर जा रहा है ना, 4 का पावर 2, 3 का पावर 2, कहां तक, ये 10 कहां तक आता है, तो सो ऑन करते करते 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो x इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग क्या लिख दे, n स्क्वायर लिख दे, n स्क्वायर, और जहां पे n कहां, नेचुरल नंबर पे, और कहां तक, 10 से छोटा और 1 से बड़ा, हो गया। अच्छा हम तो बना दिए, होमवर्क दे रहे थे पर हम ये बना दिए, तो ये इजी हो गया ना। तो ये आज हम लोग यहीं पे रखते हैं बाबू। हो सके तो क्लास तुमको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, या कितना परसेंट समझ में आया कमेंट पे बताना, कितना परसेंट समझ में नहीं आया वो भी बताना, किस मिनट पे समझ में नहीं आया वो भी बताना। हो सके तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रखते हैं। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा सा चैनल आगे ग्रोथ करे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना बच्चा।